हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। मैं विपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोल पर गाइस चैप्टर नंबर 4 क्लास ए सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ अंडरस्टैंडिंग लॉ अर्थात कानूनों की समझ। गाइस इससे पहले हमने पढ़ा था कि वाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, हमें संसद की क्यों आवश्यकता होती है। और संसद के जो पिलर हैं, संसद में लॉ बनता है, पहले लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति के साइन होने के पश्चात जो है वो आगे को फॉरवर्ड्स होता है, लॉ बन जाता है। तो आज हम जरा उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कानून की समझ क्या होती है। तो गाइस जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कानून किस तरह अस्तित्व में आए, कानून लोकप्रिय विवादास्पद भी होते हैं, कानून के नाते हमें बहुत सारी परिस्थितियां से भी लेना होता है, झेलना भी होता है, उसको कैसे के उसके बारे में भी हम थोड़ा सा निगाह डालेंगे। सो डू लॉ अप्लाई टू ऑल, अर्थात क्या कानून सबके लिए लागू होता है। हम सीधे सीधे अगर बात करें तो कानून के उल्लंघन का मामला जैसे ही आप राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति, लिंग के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों ना हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जा सके। लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा होता था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले कई तरह के स्थानीय कानून लागू थे। विभिन्न समुदाय जो थे वो कानूनों को अपने रखेल में लेते थे जिससे कि कोई भी लक्षण उनमें आपस में ना हो। सो कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे परिपक्व होती थी। जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों ने में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कारण कई तरह की चीज़ें बनी। एक कारण तो यह भी रहा कि औपनिवेशिक कानून मनमानेपन पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती थी कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों में विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमाने की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता है तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सके। सो भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजी द्वारा सत्ता के इस मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उनकी आलोचना करते थे। और ये आलोचनाएं कोई और नहीं थी। हम आपको अगर मैं इसकी बात बताऊं तो कोई नया या कोई नया मसला जो विभिन्न हो वो नहीं था। उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया था। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसा नियम नहीं था कि जिसका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिरी तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशे में लोग भारतीयों ने मांग की थी कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी ऐसे फैसले लेने से पहले से ज़्यादा भारतीय निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान देते थे। अब जैसे संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ दस्तावेजों पर एक ऐसी आधारशिला बन गई जिसके कारण हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं, कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। आपने इसके बारे में दूसरी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा अच्छे तरीके से। कई जब बात करते हैं नए कानून किस तरह से बनते हैं, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, मैं आपको बता दूं कानून बनाने में संसद की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह की किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। तो ये कॉमिक्स के माध्यम से आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो लॉज बने
या जो घटनाएं हुई उसमें किस तरीके से इन लोगों को इन्होंने अपना योगदान दिया या कहें कि अपने को ये आगे लेकर चले, इस बारे में इस कॉमिक्स के माध्यम से विद्यालय खुलने के पश्चात आप इसको आसानी से इसका अध्ययन भी करेंगे, जिससे कि आपको ये सब कुछ जो है वो समझ में आ जाए। उदाहरण से साफ हो जाता कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर रह सकते थे। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्ट, अखबार, संपादकीय, रेडियो प्रसारण, आम सभाओं के लिए जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अब बात करते हैं गाइस अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉ क्या होता है, विवादास्पद कानून और लोकप्रिय कानून। तो ऐसी स्थिति पर जब हम विचार गए तो संसद में ऐसे हमारे बहुत सारे कानून पारित कर देती जो बेहद अलोकप्रिय साबित होते हैं। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानून का सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते थे, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते थे, अखबारों में लिख सकते थे, टीवी चैनल में रिपोर्ट भेज सकते थे। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी सहमति व्यक्त कर सकते थे। जब बहुत सारे लोग यह मानने लगते थे कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ गया था। उदाहरण के लिए नागरिकों नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल में संबंधित विभिन्न नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाना, फेरी लगाना गैरकानूनी घोषित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी हैं, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम सब इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले एवं फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरतें, चीज़ें और सेवाओं बहुत सस्ती कीमत पर और सफलतापूर्वक पहुंचते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की सहमति कराता है या दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी, जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है। इस मुद्दे पर हमने विभिन्न तरह की चर्चाएं भी की, जैसे हम अदालत की शरण में गए। चुनाव खत्म होते ही इसके अखबारों में या संचार माध्यम से इसकी जानकारी हमें मिलती है। संसद क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में भी हमें सारी जानकारी मिलती है। और विभिन्न प्रकार के जो समूह हैं या हम कहें विभिन्न प्रकार के जो तौर तरीके हैं उसको देखने के पश्चात भी हमें यही सब साबित होता है कि जो लॉज हैं वो लॉ क्यों हम कैसे उसको अच्छे तरीके से अप्लाई करें। जैसे हम बात करते हैं कि वे इस मुद्दे पर फैसला के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो उसमें संशोधन कर सकते हैं, उसे रद्द भी कर सकते हैं। और इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि नागरिकों के रूप में हमारी जो भूमिका है वो एक प्रतिनिधि के रूप में है, और इसके बाद हम अखबारों की अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उसकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात से सदा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी इस बात को सदा रखने लायक चाहिए, लोगों को जितनी जिम्मेदारी होगी उतने ही उत्साह से जुड़ेंगे। जनता ही संसद को अपना काम करने के ढंग से जोड़ेगी। सो गाइस, आज ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश होता है, अंडरस्टैंडिंग लॉ, क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। कल हम लेके चलेंगे चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइस।